रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, ठीक है। ओके, हम क्लास स्टार्ट करेंगे आज, जहाँ हमारा दो टॉपिक्स में रिमेनिंग था, स्टेट एग्जीक्यूटिव का और एंड स्टेट लेजिस्लेचर का। मैं एक बार दोबारा से गवर्नर से स्टार्ट करूँगा, जो लास्ट क्लास में नहीं। एक्चुअली पूरा मैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बता दूंगा, फिर एग्जीक्यूटिव के बाद हम स्टेट लेजिस्लेचर पे आएंगे। स्टेट एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको जैसे बताया था, गवर्नर, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो हमने यहाँ से गवर्नर से एक बार स्टार्ट करते हैं हम दोबारा। कुछ चीजें इसमें आपको याद रखनी है, जैसे कि द गवर्नर अपॉइंटेड, हिज पावर एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर हैज बीन डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 153 टू 162। ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए किस आर्टिकल में है, बस कुछ चीजें हैं, जैसे गवर्नर को कौन अपॉइंट कौन करता है। तो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो अगेन, governor appointed by president of India on the recommendation of council of minister with the head of prime minister। मतलब प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होते हैं, सेंटर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वहां से इनको अपॉइंटमेंट होती है। द रोल ऑफ गवर्नर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट तो सेंटर में एक पावर है, कहीं ना कहीं सिमिलर एक पावर कहीं ना कहीं हमारे पास गवर्नर के पास है स्टेट के में। द गवर्नर परफॉर्म द सेम ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट बट फॉर द स्टेट। गवर्नर स्टैंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। वही सेम चीज है, जैसे कि सेंटर में आपका एग्जीक्यूटिव हेड कौन था और नॉमिनल हेड, रियल हेड और नॉमिनल हेड, उसी तरह स्टेट में आपके यहाँ पर पावर है। इट इज स्टेटेड दैट द गवर्नर हैज अ ड्यूअल रोल, कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट एंड बाउंड बाय द एडवाइस। ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है कि हु इज एड एंड एडवाइस है गवर्नर ऑफ मिनिस्टर की, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो क्या बाउंड है? यस, ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हिज फंक्शन एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट। क्या क्या करता है वो? एक वाइटल लिंक है, किसके बीच में? सेंटर के बीच में और एक स्टेट के बीच में, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग में। सर एक बार दोबारा बताना ये वाला पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूशन हेड वाला। सर यस, जो भी आपने बोला था। हाँ देख, मैंने शुरुआत में देखो वो चीज बोली थी कि अपॉइंटेड किसके थ्रू होती है, तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द सेंटर हेडेड विद प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर की जो सेंटर की होती है वहां से इनके रिकमेंडेशन पे उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन हेड होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था सेंटर में कॉन्स्टिट्यूशन हेड कौन होते हैं, और नॉमिनल हेड और रियल हेड के बारे में बताया था, प्रेसिडेंट होते हैं। उसी तरह यहाँ पर स्टेट में गवर्नर होते हैं, और रियल हेड जिसकी रियल एग्जीक्यूटिव जो होती है वो वेस्टेड होती है आपके किसमें? सीएम में, चीफ मिनिस्टर में। और हिज फंक्शन एज ए वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कैसे उसके बीच में कोई फंक्शनिंग करते हैं पूरी तरह से, एक तरह से हम रिप्रेजेंटेशन है किसका? सेंटर का। और एक स्टेट का भी किस तरह से स्टेट की जो मैटर है वो सेंटर तक पहुंचाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू द गवर्नर, द अपॉइंटमेंट एंड द पावर ऑफ द गवर्नर कैन बी डिवाइड पार्ट 6। ये चीजें हैं, डुअल कैपेसिटी मैंने आपको बताया था, रिप्रेजेंटेशन होता है। ही इज द पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑन इंडियन पॉलिटी एंड एक्ट इज अ ब्रिज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एक गवर्नर, गवर्नर की जो कौन हो सकता है उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज हैं। सिटीजन है, ये एज याद रखना आप, 35 ईयर ऑफ एज है, इससे कंफ्यूज मत करना। जैसे कि राज्यसभा में, लोकसभा में कितनी है, राज्यसभा के लिए कितनी है, और गवर्नर के लिए कितनी है, तो 35 ईयर ऑफ एज इनकी है। बाकी सेम चीज होती है, नॉट मेंबर ऑफ द हायर हाउस, नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इनका टर्म कितना होता है ये याद रखना। टर्म बेसिक प्लेजर ऑफ नॉर्मली प्लेजर। नॉर्मली 5 ईयर होता है, बट इट कैन बी टर्मिनेटेड अर्लियर बाय। मतलब एक तरह से प्लेजर होता है किसके प्लेजर पे? प्रेसिडेंट के। क्योंकि इनको, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि कई कहीं गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो वहां पर मोस्टली कुछ गवर्नर को चेंज कर दिया जाता है, तो यहाँ पर एक कोई इनका फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई ऐसा नहीं दिया हुआ है कि टेन्योर इनका 5 ईयर होगा, 3 ईयर होगा, कितना होगा, उसको सेंटर हटा सकती है, ऐसा है। डिसमिसल ऑफ गवर्नर विदाउट ए वेल डिजाइन इज नॉट परमिटेड, हाउएवर इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसमिस ए गवर्नर हुज एक्ट्स आर अपेल्ड बाय द कोर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई।
ये डिसमिसल भी वही सेम है जैसे कि डिसमिसल बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है आपके आर्टिकल 163 में डिस्क्रिशनरी पावर होती है कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन में वेस्टेड हैं। कुछ आर्टिकल्स हैं इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस थोड़ा आर्टिकल आप 355 56 आप इमरजेंसी पढ़ेंगे ही, 355 आप देख लेना कि इसमें के बात बात करता है कि इट इंटरेस्ट द ड्यूटी अपॉन द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट external aggression and internal disturbance to ensure the government of every state is carried out in accordance with the provision। it means what it means it says that मतलब एक स्टेट की जो मशीनरी है वो पूरी तरह से चले और किसी भी तरह से एक्सटर्नल जो एग्रेशन है उसको बचा के, अगर वहां पर वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर रही तो वहां पर इसके रिगार्डिंग में गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट है कि मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से गवर्नमेंट नहीं चल रही तो वहां पर एक सेंटर नोटिस दे देता है। कौन दे देता है? गवर्नर सेंटर को। इसी अकॉर्डिंग आप जब इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ेंगे तो उसके डिटेल में पढ़ेंगे इसे प्रोविजन को। वही एग्जीक्यूटिव पावर क्या है जो हमने सेंटर में प्रेसिडेंट की पढ़ी थी, कुछ कुछ सिमिलर है जैसे कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नमेंट गवर्नर एंड द शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली थ्रू हिज ऑफिसर टू बी इन अकॉर्डेंस विद सेम। ये दो तीन पॉइंट हैं इसमें। ये अपॉइंटमेंट का मैंने भी आपको बताया था आर्टिकल 155 में है। ये आर्टिकल मत रिमेंबर करना, बस ये याद रखना कि अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होती है, कौन करता है? प्रेसिडेंट है। ओथ कौन दिलाएंगे? तो जो वहाँ के इस कंसर्न स्टेट के चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट, वो इनको ओथ दिलाते हैं। क्वालिफिकेशन में देख ली, ये चीजें हमने देख चुके हैं पहले ही। गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड ओथ, नॉमिनेटेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन स्टेट, प्लेजर ऑफ द प्लेजर प्रिंसिपल है यहाँ पर। हाँ, इसमें ये जो पार्डन वाली पावर मैंने आपको बताई भी थी कैसे सिमिलर प्रेसिडेंट और गवर्नर में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर दो पावर नहीं है गवर्नर के पास। कांट पार्डन डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस में की कोई पावर नहीं है। सेकंड में मिलिट्री मैटर जो भी उसमें होता है उसमें की कोई पावर नहीं थी, वो केवल ओनली टू ओनली वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नर के बारे में हमने देखा था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपके सेकंड पॉइंट जो इसमें आते हैं आपके चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था गवर्नर के बारे में, बस फिर मैं रिवाइज करते एक तरह से। ये स्क्रीन विजिबल है ना आपको? एंड वॉइस एंड रिकॉर्डिंग तीनों चीज बता दीजिए। यस कोई सर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर। हमने गवर्नर देख लिया है तो हम स्टेट में हम सीएम देखेंगे। सीएम के बारे में चीजें हैं जैसे कि रियल हेड ऑफ द स्टेट इन द स्टेट हमने देखा था, जैसे कि सेंटर में हमने देखा रियल हेड कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर है। उसी तरह स्टेट में आपके रियल हेड ऑफ द स्टेट हु इज सीएम। नो स्पेशल प्रोसीजर टू अपॉइंट इलेक्शन फॉर द सीएम। कॉन्स्टिट्यूशन में सीएम का उसी तरह प्रेसिडेंट का कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं हुआ है कि मतलब सीएम को अपॉइंट कैसे करेंगे स्पेशली सीएम को, और उनका इलेक्शन कैसे होगा। वही सिमिलर जो आपका पूरा प्रोसेस चलता है मेंबर के लिए वही इनका भी चलता है। बस इसमें क्या होता है कि इलेक्शन होते हैं उसमें आपका एक लीडर चुन लिया जाता है, लीडर को दिला दी जाती है, बस सिंपल उतना ही होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल सीएम के लिए कोई प्रोविजन है। आर्टिकल 164 क्या कहता है आपके? द सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। सीएम याद रखना, सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम। याद रखना, मैंने इस चीज को हैंडराइटिंग में ऐसे लिख दिया कि नोट्स में भी मिल जाते, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ इसमें लिखे हैं मैंने। द सीएम will shall be appointed by the governor। सीएम कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। एंड ऑल अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द मिनिस्टर। all the other minister shall be appointed by the governor on the advice of the CM। जो अदर मिनिस्टर होते हैं, सीएम एंड मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ द आइदर हाउस आइदर लोकसभा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो आपने किसी ने पूछा भी था, तो यहाँ पर वो किसी भी मतलब सेशन के मेंबर हो सकता है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हों या लेजिस्लेटिव काउंसिल के हों, किसी भी अदर हाउस के मेंबर हो सकते हैं। मतलब होना जरूरी है। अगर नहीं है मेंबर तो उनको 6 मंथ का टाइम मिलेगा कि वो किसी एक सदन के मेंबर बन जाए। जैसे ये कई बार आपने देखा होगा कि सीएम इलेक्शन हार जाते हैं, वो किसी भी के मेंबर नहीं होते,
किसी भी सेशन के हाउस के, लेकिन फिर उसके बाद 6 मंथ के अंदर या तो दोबारा इलेक्शन कहीं पर होते हैं, जहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है कि वहाँ पर मान लीजिए जैसे कि आप इसे ले लो, एग्जाम्पल ले लो वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि सीएम इलेक्शन हार गई थी, जो एक्टिंग सीएम थी, तो उसके अलावा क्या वो वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल उस टाइम नहीं थी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी, तो वहाँ पर दूसरी सीट वहाँ पर किसी ने एमएलए ने खाली करी, फिर दोबारा वहाँ पर इलेक्शन हुए, दोबारा अपॉइंट हुई, तब वो सीएम बनी। लेकिन जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जब लास्ट इलेक्शन हुए थे तो चीफ मिनिस्टर श्री आदित्यनाथ योगी जी, वहां पर वो किसी के मेंबर नहीं थे, तो वहां पर लेकिन उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वहां से वो इलेक्ट चुन के आए और वहां पर उनका सीएम बन गए। तो इसलिए किसी भी का भी एक मेंबर होना चाहिए, 6 मंथ का टाइम उसमें मिलता है। ये मैंने बताया था इंपॉर्टेंट, सीएम मेंबर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल हेल्ड एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। लेकिन आपको अगर इसमें ऑप्शन मिलता है, दोनों ऑप्शन रहते हैं, एक ऑप्शन आपको करना है तो आप इंटर स्टेट काउंसिल ही करना, वैसे दोनों के ही होते हैं, लेकिन इसका कोई इफेक्टिव आज रहा नहीं है, ये मैंने आपको उस दिन भी कराया था। और इनके हेड कौन होते हैं? हेड होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, दोनों के इंटर स्टेट काउंसिल जितनी भी होती है, जिसमें चीफ सीएम होते हैं। ये आपके सीएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थोड़े से पॉइंट्स ज्यादा नहीं थे। अब आते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सर सभी स्टेट के सेम होते हैं? हाँ हाँ, स्टेट एंड प्लस यूटी के भी। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 163। हाँ, ये आर्टिकल ये याद रख सकते हैं आप, कुछ कुछ आर्टिकल जो मैं बताऊंगा, जितने भी आर्टिकल याद रखिए, मैंने इसमें नोट्स में लिख रखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको याद कर लेना आप, हैंड रिटन नोट्स में जितने भी हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर। इसमें देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी, एड एंड एडवाइस होगी किसको देगी? ये गवर्नर को। और इसके हेड कौन होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के? सीएम। स्टेट की बात हो रही है यहाँ पर। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर एक्सेप्ट इन सो फार एज he is by or under this constitution required to exercise his function or any of them in his discretion। मतलब कुछ पावर्स ऐसी होती हैं, डिस्क्रिशनल पावर गवर्नर के पास ऐसी होती है जहां पर वो कॉन्स्टिट्यूशन में वेस्टेड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी जो वर्क करेंगे गवर्नर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एडवाइस से ही करेंगे, याद रखना ये चीजें। नंबर, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम, ये कई बार क्वेश्चन आपके फेवरेट क्वेश्चन है ये। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द सीएम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट सेल नॉट एक्सीड 15%। ये स्टेट में भी है, सेंटर में भी है, मतलब हाउ मेनी नंबर्स, ये पूछा जाता है कई बार आप एग्जाम में, कितने मेंबर होने चाहिए सीएम। इन कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए आपको एक्सेप्ट सीएम डाल देंगे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सीएम को इंक्लूड करके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सेल नॉट एक्सीड टू 15%, ये बात याद रखना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, पेज नंबर 2 पे। प्रोवाइडेड एडेड इन 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नोट लेस देन 12 मेंबर। स्टेट में है, इसका मिनिमम नंबर भी कर दिया गया है इसमें, जो कि आपके 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऐड किया गया है। 12 मेंबर कम से कम मिनिमम में होने चाहिए और मैक्सिमम 15%। 164 क्लोज 2, ये आर्टिकल मतलब सीओएम यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने उसमें देखा था 75(3) में, किसके लिए? सेंटर के लिए। और यही एक कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसकी कहीं ना कहीं बेसिक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? लोक लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली ही इंपॉर्टेंट होती है, तो जैसे कि सर ये 12 मैन वाला एक बार रिपीट कर दोगे? कौन चाहिए? देखिए, देखिए इसमें पूछा गया है कि किसी भी स्टेट में काउंसिल मतलब कोई इलेक्शन हुआ, उसमें लोगों ने मिनिस्टर बनाना शुरू कर दिया अपनी गवर्नमेंट में, तो मिनिस्टर और सीएम को इंक्लूड करके कितने परसेंट नहीं होने चाहिए? तो टोटल नंबर के जितने भी नंबर हैं उसके 15% से आधा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और मेंबर मिनिमम कितने होने चाहिए? 12 मेंबर कम से कम होने चाहिए, ये है इसका कॉन्सेप्ट, मिनिस्टर जो भी है। ओके सर, थैंक यू। और है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, गवर्नर सर्टिफिकेशन इज नॉट हिज पर्सनल सर्टिफिकेशन बट सर्टिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर सर्टिफिकेशन, ये पॉइंट याद रख लेना आप, मतलब गवर्नर की कोई भी अपने आप डिसीजन नहीं लेगा, उसकी कोई सर्टिफिकेशन अपने आप सर्टिफिकेशन नहीं होती कि उसने अपने मन से कोई डिसीजन लिया। नॉट हिज पर्सनल डिस्क्रिप्शन बट सेटिस्फेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया वो हो गए। अब मैं इस वाले पॉइंट को बता देता हूँ, ये वाले पॉइंट्स आप थर्ड सेमेस्टर में जब आएंगे तब पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये पढ़ेंगे आप। मैं इसको मैंने ऐसे स्टार मार्क करके मेंशन कर दिया।
ये आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव खत्म होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में इतना था जानने के लिए, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बताया है। अब आप बताइए स्टेट एग्जीक्यूटिव से कोई क्वेश्चन आपका। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट सीएम, सर एक छोटा सा डाउट बस था बताइए। कि जैसे अभी आपने बताया कि सर मतलब 12 लोगों से कम नहीं होना चाहिए, तो सर सेंट्रल में पीएम के पास भी सर 12 लोग ही मतलब होने चाहिए, उसकी कैबिनेट में भी है ना सर? सेंटर में ऐसा कोई प्रोविजन, हाँ नहीं, सेंटर में भी आई थिंक है इसमें, डायरेक्ट मुझे कंफ्यूजन इसमें नहीं, याद नहीं है। सेंटर के रिगार्डिंग में नहीं है, स्टेट में ही है शायद, जहाँ तक है ये जैसे स्टेट का सेंटर प्रोविजन में है। ओके। मिनिमम नहीं दिया है वहाँ पे सेंटर में मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, दिया है। हाँ। सेंटर में मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम 15% ये कंफर्म है। और ओके ये सर, चीज़ें थैंक यू। चलो वो लेजिस्लेचर में बताऊंगा, कुछ चीज़ें लेजिस्लेचर में है पॉइंट, ठीक है। मैं उसको देखते हैं। लेजिस्लेचर में जैसे कि हमने सेंटर की देखी थी, उसी टाइप की हम कुछ स्टेट में भी होती है। देखिए, इसके बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। लेजिस्लेचर का वही हमने फंक्शन देखा कि वो क्या देखा था, लॉ मेकिंग है। लॉ मेकिंग कैसे होती है, वही सेम प्रोसीजर जो आपके सेंटर में है वही यहाँ पर होगी। वही स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, कुछ कमेटीज हैं, और कुछ जो बिल्स आ रहे हैं उसको कैसे डिस्कशन डिबेट होगा, वो सब है। प्रोसीजर उसका एक अलग अलग है, वो चीज़ें वहीं फॉलो होती हैं। जो स्टैटिक वाला पार्ट है मैंने यहाँ पर बता चुका हूँ, मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैंने सेंटर में देख चुके हैं। अब यहाँ पर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें देखेंगे, उसको यहाँ पर देखिएगा आप। जी, आपने अभी स्टार्ट किया सर इतने में? कौन सा लेजिस्लेचर? हाँ सर। हाँ, अभी स्टार्ट किया था, कर ही रहा हूँ मैं बस उसको अभी। स्टेट ओके लेजिस्लेचर सर। में वही सेम चीज़ है, रूल मेकिंग, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसीलिए मैंने आपको सेंटर का पूरा बता दिया था वहाँ पर, बहुत एक्सप्लेन करके। वहाँ पर अब यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाएगा आपको, इतना इसमें टाइम नहीं लगेगा। लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है आपका, वही सेम चीज़, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल हर स्टेट में नहीं है, काउंसिल उन स्टेट में जहाँ पर बाइकैमरल है। कितने स्टेट में वो भी देखते हैं। इंडिया में हो। 6 स्टेट में सर। सिक्स आ रहे हैं। पार्ट 6 आर्टिकल 168 टू 212, ये नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। स्टेट ये स्टेट लेजिस्लेटिव, मतलब पार्ट 6 किससे डील करता है, तो आपके स्टेट के बारे में, स्टेट लेजिस्लेटिव कॉम्पोजिशन, उनका टेन्योर, उनके प्रोसीजर, उनकी पावर, इन सब चीज़ों के बारे में है। यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल, बाइकैमरल और यूनिकैमरल में डिफरेंशिएट है। जैसे कि जहाँ पर केवल एक ही सेशन चल रहा है, जहाँ पर मान लीजिए सदन एक ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, कई स्टेट में, मोस्टली स्टेट में यही है, और कहीं बाइकैमरल है। उनको हमने कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अब किन में है ये स्टेट मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं आपके, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये याद रखना किन किन स्टेट में, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, 6 स्टेट में है। वेस्ट बंगाल में भी नहीं है, मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन जरूर इस पर पूछने का। वेस्ट बंगाल में कोई आप नोटिफिकेशन आई नहीं है उसकी। अभी रिसेंट में जो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको कैंसिल कर दिया, मतलब सिर्फ उसका पावर लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया। कौन सी थी वो, शायद अभी जम्मू कुछ दिन कश्मीर की है, अभी रिसेंट जो खत्म हुई है वो जम्मू कश्मीर की है पहले अभी। और इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आप देख लीजिए, नंबर क्या है, मैक्सिमम आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के 500 होनी चाहिए, और अभी तक मैक्सिमम है आपके उत्तर प्रदेश में, कितनी है वो देख लेना आप। कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मैक्सिमम 500, 403। ठीक है। मिनिमम आपकी 60 होनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर। ये नॉर्मल कंडीशन में आपकी मैक्सिमम लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है, कंपोजिशन है कि 500 एंड मिनिमम 60। कुछ एक्सेप्शंस है, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर सीट नहीं लिखी है मैंने, लेकिन इसमें कुछ में किसी में 50 है, 40 है, किसी में 40 60 है। मिनिमम है सर। हाँ, तो उसमें अलग अलग है। तो क्योंकि ये देखिए, इनका कॉन्सेप्ट यही था कि बहुत छोटे स्टेट है, अगर यहाँ पर मिनिमम अगर 60 की रिक्वायरमेंट रही तो यहाँ पर शायद पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म ही ना हो कितना पाए। तो 36 इसलिए इनको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए गए कि ये एक्सेप्शन के साथ इनको इंक्लूड कर दिया गया कि ये भी यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है उन कंडीशन के अलावा भी। अभी रिसेंटली इसमें गोवा में इलेक्शन भी हुए थे, जैसा कि आपने देखा होगा। ये चीज़ें लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने फिर देखा, बताया था आपको, वही चीज़ें वहाँ पर जो एक्सप्लेन करी थी कि डिटेल में। नो एंग्लो इंडियन, SC ST रिजर्वेशन, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, उससे एंग्लो इंडियन की जो सीट थी उसको हटा दिया गया। SC ST का रिजर्वेशन था उसको एक्सटेंड कर दिया गया। 5 ईयर टेन्योर जो कि इनका लेजिस्लेटिव असेंबली का आपने देखा नॉर्मली होता है। ये आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में था थोड़ा बहुत। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में मैंने बताया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में मैं बता रहा हूँ, चीजें याद रखना है यहाँ पर। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम कहते हैं विधान परिषद। इलेक्शन कैसे होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, कैसे होगा, किसी कॉम्पोजिशन क्या है, मैक्सिमम 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लीजिए मैक्सिमम आपके 403 मेंबर, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश में, तो उसका 1/3 होना चाहिए, तो वहाँ पर 100 सीट हैं उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और मिनिमम क्या होना चाहिए, 40।
मतलब मिनिमम 40 इसके रखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसका इलेक्शन कैसे होता है? 5/6 इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इसमें अपॉइंट होते हैं, 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। 5/6 इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। और 1/6 जो नॉमिनेटेड बाय गवर्नर है उसकी इसमें एरिया देख लीजिए, याद रखिए इसको आप प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करते हैं मेंबर, वहां पर उससे कंफ्यूज मत करना, उसमें केवल 4 सेक्टर हैं और इसमें केवल उसमें 5 हैं। और इसमें कौन कौन से हैं अलग, इसमें देखिए लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। ये पूरा आपको याद करना होगा, याद रखना। लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। और डिफरेंशिएट करना आप, मैंने नोट दिए हुए हैं इसके। टेन्योर क्या है? परमानेंट बॉडी सेम, वही जैसे राज्यसभा के लिए नॉट डिसॉल्व। एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम कहते हैं 6 1/3 रिटायरिंग 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर। 6 ईयर का होता है इनका टेन्योर। और 1/3 जो है रिटायर हो जाएंगे कब? 2 ईयर पे पीरियड चलता रहता है उसका, साइकिल पूरी उसकी ऐसी ही है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना। रीजन ये है काफी न्यूज में थी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका। प्रेसिडेंट जैसे इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन पे है ना, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और आर्टिकल 169 इसके बारे में प्रोविजन का आर्टिकल याद रख लेना आप, क्रिएशन एंड एबोलिशन की बात करता है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है, हाई चीज बता रहा हूँ आपको। द पार्लियामेंट कैन एबोलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल की फॉर्मेशन एंड एबोलिशन कौन करेगा? ये करेगी आपकी पार्लियामेंट, नॉट स्टेट। डोंट कंफ्यूज विद द स्टेट, बिकॉज ये कंसिडर करती है आपकी कहाँ पर? स्टेट में। तो कहीं स्टेट ही इसको बनाए, निकाल, खत्म कर दे, ऐसा नहीं है। द पार्लियामेंट कैन एबोलिश ए लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हेन इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जब कहाँ पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और क्रिएट इट वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट बाय ए सिंपल मेजोरिटी। कैसे होगा? सिंपल मेजोरिटी से। क्वेश्चन आपके इसमें इसी इतने पॉइंट से, 2 लाइन से है, या कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको क्रिएशन करने की और एबोलिशन करने की पावर किसके पास है? तो आप आंसर होगा पार्लियामेंट। और इसको कैसे होगा, कैसे वोट से होगा? सिंपल मेजोरिटी से होगा। यहाँ पर याद रखना, जहाँ पर है आप सोचोगे आप यहीं पर खत्म, नहीं, यहीं खत्म नहीं होता ये। इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कंसर्न स्टेट, थोड़ा टेक्निकल नहीं है ये, थोड़ा सिंपल है, बस इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये क्या होता है, क्या एग्जाम में सिंपल होते हैं लेकिन कंफ्यूज एग्जाम में हो जाते हैं। इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कंसर्न स्टेट बाय स्पेशल मेजोरिटी 2/3 पास रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। आप कहोगे कि भाई स्टेट में वेस्ट कर रही है वो, लेजिस्लेटिव असेंबली पार्ट है स्टेट का, मतलब स्टेट में है, स्टेट में ही रूल मेकिंग हो रही है, सेंटर उसको एब्लिश कर दे, क्रिएट कर दे, क्या मतलब सेंटर की मनमानी चल रही है? ऐसे ही हो जाएगा? नहीं। स्टेट असेंबली, जो मैंने यहाँ लिखा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कंसर्न स्टेट स्पेशल मेजोरिटी 2/3 से पास करती है रेजोल्यूशन की उसको लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए या खत्म करनी है, पार्लियामेंट के पास वो भेजेगी। पार्लियामेंट उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा कि इसको एबोलिश करना है या उसको क्रिएट करना है, ये पावर है इसे। दोबारा बता रहा हूँ, एबोलिश करेगी, क्रिएट करेगी कौन? पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। रिकमेंड कौन करेगा? रिकमेंड का रेजोल्यूशन कौन पास करेगा? किसके कहने पर? स्टेट के कहने पर, 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी से। अब इसका एग्जाम्पल लेता हूँ रिसेंट वाला, वेस्ट बंगाल ने 2/3 से मेजोरिटी पास करके दे भेज चुके हैं सेंटर को क्रिएशन के लिए, इसी के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, लेकिन अभी उस पर कोई जैसा स्टैंड आया नहीं है। और एज 25 ईयर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, 30 ईयर है आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ये एज एज याद रखना आप, क्योंकि कई जगह एज है ना आपकी, जैसे कि प्रेसिडेंट में है, आपकी लोकसभा में है, असेंबली में है, गवर्नर के लिए है, और राज्यपाल जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, उसके लिए। एक पॉइंट ये है, नो ज्वाइंट सेशन फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई ज्वाइंट से सिटिंग की पावर नहीं है। जैसे कि हमने सेंटर में देखा था ना 108 आर्टिकल में, कि कोई बिल ऐसा है जिसपे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, कोई पास नहीं कर पा रहा है, तो उसमें ज्वाइंट सिटिंग हो जाए। लेकिन इसमें स्टेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली पर। ये आपका खत्म होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ ही आपका स्टेट लेजिस्लेचर। कोई क्वेश्चन? दोबारा बोलोगे दोबारा रिपीट कर दूंगा, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट में भी था और इसका एग्जांपल क्वेश्चन आ सकते हैं। So could you please ये वाला explain Article 169 again? का क्रिएशन एंड एबोलिशन वाला, ठीक है। सर एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल वाला रिपीट करना सर। ठीक। आर्टिकल 169 के तहत ही पार्लियामेंट क्रिएशन कर सकती है या तो भंग कर सकती है। देखो यहाँ लिख भी रखा है इंपॉर्टेंट, फिर इसको ये बता रहा हूँ मैं आपको। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है हर स्टेट में नहीं होती, पहली बात
ये स्टेट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि भाई उनको बर्डन है ज़्यादा, लो का है, करना है, दूसरी का अटेम्प्ट नहीं करनी है, कई बार पॉलिटिकल रीजन भी होते हैं, खुद को नॉमिनेट करना है, तो वो उसके लिए क्रिएट करती है, उसको वो कंसर्न नहीं है, वो हमारा डिबेटेबल इशू नहीं है। हमारा इशू है बेयर प्रोविजन है क्या। बेयर प्रोविजन आपका आर्टिकल 169 है। फैक्ट क्या कहता है, क्रिएशन एंड एबोलिशन की पावर किसके पास है, ये पास है आपके पास पार्लियामेंट के पास। ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इसको पास कैसे करेंगे, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। सिंपल मेजोरिटी कौन करेगा पास, पार्लियामेंट करेगा, पार्लियामेंट के पास है पावर। इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कंसर्न स्टेट, मैंने एग्जाम्पल से याद रखना है इसको, एग्जाम्पल आपको जहाँ हिट कर गया है ना, तो वहां पर आपका यहाँ पर गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल आपका वेस्ट बंगाल ने 2/3 से मेजोरिटी, किसी भी स्टेट का एग्जाम्पल ले लो, मान लो कोई भी स्टेट है, उसने 2/3 से स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 याद रखना, स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया रेजोल्यूशन, तो वहां पर सेंटर क्या करेगी, पार्लियामेंट के पास पावर है, अब उसको क्रिएट करे या एबोलिश करे। जैसे कि मान ली स्टेट ने कह दिया कि भाई हमें जैसे कि यूपी में है, यूपी में रेजोल्यूशन पास कर दिया कि 2/3 से अब हमें स्टेट जो काउंसिल है उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको एबलिश कर दिया जाए। 2/3 से यहाँ पर भेज दिया इन्होंने रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट के पास आया, अब पार्लियामेंट ने क्या किया कि उसको सिंपल मेजोरिटी से एबलिश कर दिया। यही है इसमें बस। इसमें मतलब पार्लियामेंट का डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्ट रोल है। डायरेक्ट रोल इसमें जैसे कि मतलब ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कुछ भी कर देगी, पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती जब तक स्टेट कंसर्न स्टेट उसके रिगार्डिंग में ऐसा सहमति ना दे उसके रिगार्डिंग में। ये चीज है इसमें। आपका दूसरा पॉइंट था आपका ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी में था क्या, उसमें था 169 तो ये हो गया। ये है आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए 164(2) आपको मैं बता देता हूँ, आई थिंक 75(3) है। इसको आप रीड करना, रीड विद 75 क्लोज 3, आर्टिकल 75 क्लोज 3, मतलब इसमें भी वही क्लोज 3 में क्या कहता है, आर्टिकल 75 के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द हाउस ऑफ पीपल। वहां पर किसकी बात कर रहा है, सेंटर की बात कर रहा है, और यहाँ पर स्टेट की बात कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इट मीन्स जैसे कि आप जो एक सिंपल वर्ड में कहूँ तो उसके पास बहुमत है सरकार के पास, और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होगी, वो एक असेंबली जो आपकी विधानसभा है उसके थ्रू, मतलब उसके पास एक जो भी रूल है, क्योंकि उसको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, लोग उसको इलेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट तो सॉरी जनता उसको इलेक्ट करती है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी असेंबली के प्रति। जैसे कोई बिल आता है किसी के रिगार्डिंग में, मतलब उसका एक बहुमत बना हुआ है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से की पावर जैसे कि होता है ना, जैसे कि आपका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, उसी के थ्रू उसी तरह का इसमें एग्जांपल है, मतलब उसके पास पावर है, एक मेजोरिटी है गवर्नमेंट की, उसको कोई भी चीज प्रूफ करनी होगी तो किसके थ्रू करेगा, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और सेंटर में कहाँ करेगा, आर्टिकल 75 क्लोज 3 में है, वो हाउस ऑफ पीपल के प्रति उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस इसमें याद रखना इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके थ्रू होता है, वो मतलब किसके प्रति होता है, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट या गवर्नर, ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको याद रखना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 164(2) टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, बस इतना याद रखना। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थैंक यू सर। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी या तो गवर्नर होंगे या प्रेसिडेंट सेंटर में होंगे, और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देता हूँ, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है जैसे कि आपको कोई वर्क असाइन किया गया और वर्क के थ्रू आपकी कोई गलती हो गई, तो वहां पर कोई आपको चैलेंज कोर्ट में नहीं जाएगा कि भाई इसको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसने ये वर्क नहीं किया, तो ये खत्म, यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। आई थिंक ब्रिटेन में है कॉन्सेप्ट वाला लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। सर, जैसे सेंटर में जो इंडिविजुअल कोई भी मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, जैसे कलेक्टिवली पार्लियामेंट के लिए होते हैं ना, तो इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रेसिडेंट के लिए होते हैं। नो, याद रखना, फिर मैं बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। लोकसभा याद रखना, हाउस ऑफ पीपल का हो या लोकसभा का हो, वहां पर पार्लियामेंट मत करना ना, यहाँ पर आप ये करना कि स्टेट लेजिस्लेचर, नो लोअर हाउस। तो सीधा क्वेश्चन यही कर जाता है क्वेश्चन। यस सर, और स्टेट में सर वो इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबल है वो गवर्नर में होगा। हाँ सेम है, सेम पावर है, ऐसा कोई पावर मतलब ठीक है, थैंक यू चीज है, वो डिबेट का इशू कोई नहीं। प्रैक्टिकल आप जो जानते हैं इसके बारे में, कितना कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसके प्रति है।
सर सर अबॉलिश करने का भी सेम प्रोसेस है लेजिस्लेटिव काउंसिल का? बताया तो उसमें देखो हेडिंग में ही लिखा हुआ है मैंने, एवोल्यूशन एंड क्रिएशन बोथ पावर सेम है। मैंने ओके एग्जांपल भी दिया आपको, लाइक कोई भी यूपी का मैंने एग्जांपल दिया ना आपको कि यूपी में अगर सेंटर ने आप स्टेट ने पास कर दिया, ये देखिए क्रिएशन एंड एवोल्यूशन, ये आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टेट लेजिस्लेचर एंड होता है यहाँ पर इसी के साथ। सर सर इन अपना स्टेट स्टेट काउंसिल में जो मतलब अपॉइंट मतलब जो इंडिपेंडेंट सॉरी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, वो किसके मतलब वोटिंग कौन कौन कर सकते हैं वहाँ पर? वो मत जाने, वो मैं बता दूंगा 1/6, उसमें काफी 3 6 5 6 लोग हैं, बता जान लो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, आपके इनपुट से मैंने बताया नहीं था, बता देता हूँ मैं आपको। 5/6 मैंने वहाँ पर लिखा है, 1/6 नॉमिनेट बाय द गवर्नर, किस किस फील्ड में, उस चीज़ को पहले ज़्यादा याद रखना आप चीज़ें। और काउंसिल है ना, मैं जैसे कि ये आपके 1/3 जो मेंबर होते हैं, जो लोकल लोकल बॉडीज हो, जैसे कि आपकी म्यूनसिपलिटीज हो गई और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, वहाँ से इलेक्ट होते हैं। 1/12 जो ग्रेजुएट हैं 3 वेयर, वो हैं 1/12 है आपके जो इसमें रीडिंग है स्कूल में है। 1/3 आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं वो हैं। बाकी इसमें 1/12 जो मैंने 1/6 बताया था आपको, राज्यपाल हैं आपके, गवर्नर, वो करते हैं, वो इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। बस इतना ही है इसमें, वो वहाँ डिटेल में मत जाओ इसमें, तो मैंने था यहाँ बता दिया है आपको। ओके सर, थैंक यू। सर अभी ये आर्टिकल 169 के थ्रू देखे तो क्रिएशन एवोल्यूशन का देखते हैं, तो अभी जो सर ये कश्मीर वाला इन्होंने हटाया है, तो वो स्टेट के रिकमेंडेशन पे हटाया है या सेंटर ने डायरेक्ट वो तो एक्शन पूरी तरह लिया है से उसके ऊपर? वो तो पूरी तरह से वहाँ से पूरे एवोल्यूशन का उसका स्टेटस ही खत्म कर दिया, तो वहाँ से खत्म होगी पूरी पावर ही। यानी सर वो अभी स्टेट और से यूनियन टेरिटरी बना दी, इसलिए वो पूरा हटा ही हाँ, दिया? वो खत्म कर दिया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर डिवीजन हो गया ना लद्दाख का और जम्मू यस सर, कश्मीर का यस सर। पूरी तरह से, तो वहाँ पे किसके पास जाएगी, तो वहाँ पर सीट का अभी देख चल रहा है, वहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन है, वहाँ पर जम्मू 2 सीटें बढ़ेंगी उन चीज़ों में, पूरी तरह से देखा जाएगा। सर एक बार आप डीलिमिटेशन कमीशन के रूल्स बता दो। ये मैंने आपको बताया था लोकसभा वाले में, जब इलेक्शन हुआ था, कब कब होता है, हर सेंसस होती है 10 ईयर में, सेंसस के बाद ही इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे किसी एरिया का एक तरह से हम कहते हैं निर्धारण करना है उसको, अगर डिटरमाइन करना है पूरे एरिया कहाँ कहाँ लोकसभा सीट बढ़ानी है। आप अभी तक 4 टाइम हो चुका है, 1952, 62, 72 एंड 2072, 4 टाइम है, जो इसने मतलब एक तरह से सीटों का एक तरह से डिटरमाइन करते हैं कहाँ का कितनी सीट बढ़ानी है, इसका ये मेन फंक्शनिंग यही है डिलिमिटेशन कमीशन की। और अभी जो हमारा चल रहा है वो 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग 1972 पे डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था, उसकी जो मतलब उसने डिटरमाइन किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी ये इलेक्शन प्रोसेस हमारा चल रहा है, इतना जान लो। ऑलमोस्ट मेरा पोर्शन आई थिंक कंप्लीट ही हो चुका है, आपका थोड़ा बहुत कुछ बाकी है। सर लास्ट टाइम ने बताया था कि आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया, बीच में मेरी 2-3 क्लास छूट गई थी किसी कारण से। यूट्यूब पे है सारी क्लासेस। सर तो आपने बताया था कि वो कंप्लीट हो चुका है मेरा सेक्शन, कोई और टीचर पढ़ाएंगे? हाँ, वो आगे का मेरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, आगे का जो कमी ये आपकी बॉडीज हैं और पोर्शन है वो आपके नेक्स्ट टीचर कराएंगे, तो मेरा मतलब मेरा पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, मैं ये कहना चाहता हूँ। सर पर आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। अगर आप भी कंटिन्यू करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू भाई सो मच रिकॉर्डिंग, भाई सर। रिकॉर्डिंग अभी क्लास खत्म नहीं हुई, रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, रुकिए, क्लास नहीं खत्म हुई, मैंने कहा ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हुआ है। कल मेरी आपके साथ क्लास है एक, कुछ चीज़ें ढूंढ रहा हूँ मैं।
कुछ फैक्चुअल चीजें आप लोग याद रखना, या तो इसको नोट कर रहे हो तो आप नोट कर लेना, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये अलग अलग नोट्स हैं मेरे पास, कोई एक जगह लिखा नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत है मतलब पॉइंट बता रहा हूँ आपको, क्या लिखना, क्या आपको इंटरनेट से क्या आपके पास टाइम है वहाँ सर्च करना, आप लिखना। जैसे कि आप इसमें आपको पार्लियामेंट हाउस का, हाँ अमेरिका के कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन कौन थे जिन्होंने पार्लियामेंट में आके स्पीच दी है, तो उसमें 3-4 हैं, बता रहा हूँ आपको। डी आइजन हवर 1959 में जिन्होंने पार्लियामेंट में बोला है, जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में, बराक ओबामा है सर आपके। प्लीज सर थोड़ा स्लो बोलिए, हम नोट डाउन कर रहे हैं। अच्छा नोट डाउन कर ले, मैं इसलिए कह रहा था कि कहीं यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, कोई नहीं। अ, बिल क्लिंटन है आपके 2000 में, बराक ओबामा लास्ट टाइम थे 2010 में, उसके बाद कोई प्रेसिडेंट ने भारत की संसद में नहीं बोला है। सर सबसे पहले कौन से थे सर? आइजनहोवर डी आइजनहोवर 1959, लास्ट है आपके बराक ओबामा 2010। डी और इसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट जो भारत में तो आए लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं बोला है, और नहीं उसमें 2 है, रिचर्ड निक्सन 1969, रिचर्ड निक्सन 1969, सेकंड है आपके जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006। फैक्चुअल चीजें हैं। एक्सक्यूज मी भैया, आप एक बार ही डीडी आइजर का ईयर बता सकते हैं? 1959। और आप एक चीज याद रखना, लोकसभा में कितनी सीटें हैं 43। वो नहीं पूछ रहा मैं, लोकसभा में हर सर स्टेट की 250। एक, हर स्टेट की कितनी कितनी सीटें हैं वो उसको थोड़ा बहुत आप देख लेना, मैं कह रहा हूँ कि याद नहीं करना है उसको। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं ये याद रखना आप। ये नोट्स मैं इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ कि एक जगह नहीं है, कई जगह से मैं इसमें देख रहा हूँ, बहुत मोटे मोटे नोट्स हैं इसमें, पॉइंट्स बच गए हैं क्लास में, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। सर उसको हम नोट कर लेंगे, बट उसके मतलब नॉर्मली कीवर्ड्स भी बता देंगे, हम उसके हाँ कर हाँ लेंगे। ठीक है, ठीक। कल की क्लास में आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कराऊंगा और इम्पोर्टेंट कुछ आर्टिकल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, ये बात याद रखना। सर कमीशन एंड कमिटीज आप कराओगे या दूसरे नहीं वाले नहीं, सर कराएंगे? दूसरे ओके सर। और रिसेंट फाइनेंस कमीशन के जो हेड हैं उसको याद करना आप। रिसेंट फाइनेंस ये आप लिख लो कहीं, कैसे कैसे लिखना है, अब उसके बाद रिसर्च कर लेना आप, जैसे मतलब आपके पास आपने तैयार किए होंगे, कुछ चीज़ें आपसे भी छोटी होंगी, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। जुडिशरी वाला आप देखेंगे ही, वो क्लास में लेंगे इसकी। ये और इसमें ओथ कौन दिलाता है, और सेकंड पॉइंट है आपके रिजाइन कौन किसको देता है, ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रखना आप। जैसे प्रेसिडेंट में दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ आपको, जो मैंने आपको बताया है, प्रेसिडेंट जो है उनको कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और रिजाइन किसे देंगे वो, आपके वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट, एंड रिजाइन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ठीक है। और गवर्नर को मैंने बताया था
सुप्रीम कोर्ट जज, हाई हाई कोर्ट हाई या कोर्ट, सीजेआई हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है ठीक है अब प्लीज म्यूट करिए। मैं रिवीजन बता रहा हूँ, आप कुछ जगह का किससे मिस हो रही है तो वहाँ बता देना, बस रिवीजन है बस। और राज्यपाल की मानता है, और इसको रिजाइन किससे करेंगे तो प्रेसिडेंट को। और चीफ जस्टिस आपके जो हैं, सॉरी हाँ, चीफ जस्टिस को ओथ प्रेसिडेंट करेंगे। और रिजाइन भी प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को ओथ प्रेसिडेंट एंड रिजाइन प्रेसिडेंट। लोकसभा स्पीकर को ओथ सर इसको वोट नहीं दिलाते। नहीं होती, और रिजाइन किसे करेंगे आप बताओ। प्रेसिडेंट, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी लोकसभा स्पीकर। डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर, ठीक है। सर प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन लेटर स्पीकर को देंगे या फिर प्रेसिडेंट को देंगे? स्पीकर। प्रेसिडेंट। स्पीकर होता है ना सर? स्पीकर सर जो लोकसभा टोटल सीट्स हैं वो वेबसाइट्स वगैरह में 552 हैं अभी, बट बेयरएक्स वगैरह में 550 है। मैंने भी तो 552 ही बताया आपको। मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है आपका, मैक्सिमम की बात करी गई है वहां पर। वो 545 जो आपकी करंट हैं वो उसकी बात की थी। 545 में जो दो हट गई हैं एंग्लो इंडियन की, उसके बाद 543 बचती हैं। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं उसके बारे में बात करी गई है 552। ठीक है ओके। अब याद रखिए इसमें कुछ नेशनल आपके बता रहा हूँ आपके। 1 मिनट होल्ड करिए। पीएम प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। सॉरी, नेशनल आपके एम्बलम हो गए आपके, जैसे कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपके नेशनल सिंबल में कुछ आपका है, जैसे कि मुंडो इसमें 20 ये बताया था मैंने आपको, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है आपका, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। ठीक है। और हमारा जो फ्लैग है उसका फ्लैग का कितना रेशो है वो 3.2। झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने दिया है ये, किसने बताया, गीत किसने दिया झंडा ऊंचा रहे हमारा? श्याम, लिखिए श्याम लाल प्रसाद गुप्त ने। पॉलिटी का ही पार्ट है या कहीं सोच रहे हो अलग से मैं करवा, अलग से नहीं करवा रहा हूँ, बताऊंगा क्यों कैसे। पहली बार नेशनल फ्लैग को कब उसको एक तरह से हमने उसको ले फहराया गया कब है, 14 अगस्त 1947। और 22 जुलाई नहीं है? 1 मिनट, 22 जुलाई 1947। adopted by National Constitution of India. जनगण Constitution Assembly, sorry. जनगण मन नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को इसमें अडॉप्ट किया गया था। 50 सेकेंड इसका नॉर्मल टाइम है, 20 सेकेंड इसका है। और किसी ने पूछा भी था बहुत पहले क्लास में, मैंने उस दिन ही बताया था। फर्स्ट टाइम 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता के इसमें सेशन में। भैया भैया ये क्या बताया था आपने भी, 24 जन 1950 को अडॉप्ट किया गया था। 52 सेकंड का है और 20 सेकंड का क्या है? जनगण मन नेशनल एंथम हमारा, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया। नेशनल सॉन्ग सुनिए। और कोलकाता अधिवेशन में आपका हुआ था ये। पंडित इसके जो अध्यक्ष थे इसमें, प्रेसिडेंट थे वहां पर, पंडित विश्व नारायण दत्त थे। भैया थोड़ा धीरे धीरे बोल दो। ओके ठीक है। कल मॉक में भी एक क्वेश्चन था सर, जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें। हाँ तो इसीलिए बता रहा हूँ, चलो ठीक है। ईयर पूछा था ना उसमें, वो तो ठीक है। इसमें आपका हो गया ये
हाँ, तो कितने मिनट हो गए होंगे हमें, कोई आइडिया? सर लगभग 1 घंटा हो ही गया है। सर 46 मिनट हो चुका है। We have 40 minutes. ठीक है, मैं बता रहा हूँ दोबारा। नेशनल एंथम याद रखना। नेशनल एंथम को हमने कब है, जनगण मन जो है हमारा 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया। टाइम कितना है, 52 सेकंड, जो अगर हम शॉर्ट शॉर्ट कई बार आपने देखा होगा जल्दी जल्दी गाया जाता है ना उसमें, तो फिर उसका कितना सेकंड है, 20 सेकंड। इसमें आपकी फर्स्ट लाइन्स होती हैं, कुछ लास्ट लाइन के होती हैं, उसमें गाई जाती हैं। फर्स्ट टाइम 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गाया गया था। क्लियर, लिख लिया? अब ठीक है। 27 दिसंबर Yes, 1911 कोलकाता अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, ये भी याद रखना, पंडित बिशन नारायण दत्त, पंडित बिशन नारायण दत्त। और अब क्वेश्चन बताइए आप, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर 1992 किसमें हुआ था ये, मतलब पब्लिश किसमें हुआ था, कोई बताएगा इसके बारे में? अब बताओ क्वेश्चन, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन बता रहे थे। क्या? बंगाली में। अब लैंग्वेज नहीं, किसी मतलब जैसे एक होता है ना कि बुक में पब्लिश करते हो, उसमें किसमें हुआ था? सर गैजेट में। वाह, गुड गुड आंसर। इससे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के तत्वबोधिनी सुना होगा आपने, तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक, जिसको हम कहते हैं ना टॉपिक्स, उसमें उसके प्रकाशित हुआ था, ये इसमें पब्लिश हुआ था। ठीक है, तत्वबोधिनी में, ये याद रखना, तत्वबोधिनी। और इसको म्यूजिक की जो एक राइम होती है ना, उसको म्यूजिक धुन देते हैं, उसको किसने दिया था? क्यों, थोड़ा अलग क्वेश्चन होगा क्या ये? प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? यही क्वेश्चन आएंगे ना, यही क्वेश्चन फंसते हैं। हाँ, म्यूजिक जो दिया था इसमें था कैप्टन राम सिंह ठाकुर, कैप्टन राम सिंह ठाकुर। मतलब नेशनल एंथम को एक तरह से म्यूजिक के रूप में उन्होंने धुन दी कैप्टन राम सिंह ठाकुर, जो कि आईएनए के एक जो आईएनए था ना उस टाइम, उसकी की थी आईएनए, बोल रहा हूँ इंडियन, सुभाष चंद्र इंडियन नेशनल आर्मी, हाँ, सुभाष चंद्र बोस इंडियन के नेशनल उसमें। आर्मी। ठीक है, तो उसमें उसमें एक थे, ये सिपाही थे, कैप्टन राम सिंह, उन्होंने दिया था। और ये हो गया आपका नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग आया था सेकंड टाइम पे आपका। और नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी के कोई उनका था, नोबेल उपन्यास था आनंद मठ, उसी में था ये 1896 में। और हाँ, उनके उपन्यास का क्या नाम था? आनंद मठ। और आनंद मठ हो गया। और इसको भी किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गाया गया था, बताइए कब? नेशनल एंथम वाला याद हो गया ना, 1911। इसका याद रखिए 1896 में, फर्स्ट टाइम 1896 में। और उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही वंदे मातरम के नाम से उगाया गया, तो वहां पर उसके अध्यक्ष कौन थे? रहीम तुल्ला सयानी, रहीम तुल्ला सयानी। उसके टाइमिंग क्या है आपको बताओ कोई? भैया रहीम आगे है, आगे। रहीम तुल्ला सयानी, रहीम तुल्ला सयानी। और इस टाइमिंग कितना है? 1 मिनट 5 सेकंड, लिख लीजिए। अब थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इंडियन पार्लियामेंट जब शुरू होती है, उसका सेशन शुरू होता है, तो उसमें पहले क्या गाया जाता है? नेशनल एंथम। नेशनल एंथम। नेशनल एंथम एंडिंग होती है आपके नेशनल सॉन्ग से, वंदे मातरम से। ये एंडिंग होती है ना नेशनल सॉन्ग से। हाँ हाँ, एंडिंग ही बोला मैंने। जी।
यहाँ पर क्लास इतनी थी, मतलब इतनी नहीं थी, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ, इसके बाद कंटिन्यू करूँगा मैं। रिकॉर्डिंग कितनी है? ओके भैया।